Dear students, welcome to the class of Political Science. Today we will discuss Indian political thought in which we will focus on पंडिता रमाबाई. तो आप सभी का स्वागत है. मैं डॉक्टर सुधांशु. आज की पॉलिटिकल साइंस के क्लास में हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीति चिंतन पे डिस्कस करेंगे और उसमें हम फोकस करेंगे पंडिता रमाबाई पे. तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं आज फिर कि किसी भी थिंकर को जानने के लिए उसके आसपास के माहौल को जानना जरूरी है, उसके टाइम पीरियड को समझना, उस समय की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति को समझना, और तभी हम उस चीज को समझ सकते हैं. अदरवाइज जो कनोटेशंस होते हैं, जो उसके इफेक्ट होता है, क्या वो लिखना चाह रहे हैं, क्या वो बोलना चाह रहे हैं, उसको हम सही ढंग से तभी समझ सकते हैं. तो सबसे पहले हम, जैसा कि बाकी लोगों पे करते हैं, इनके साथ भी कि इनके लाइफ पे, इनके जीवन पे चर्चा करते हैं. रमाबाईज लाइफ, उनका जीवन क्या है, किस तरह से उन्होंने जीवन जिया. बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1858 इन कन्ना डिस्ट्रिक्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी. अब ये देख सकते हैं 1858 का पीरियड क्या है. 1857 में पहला विद्रोह होता है भारत के अंदर, मेरठ के अंदर. सिपाही मैटिनी या फर्स्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं बहुत से लोग. तो उसमें, और उसी के बाद उनका जन्म हो रहा है. तो जन्म से ही धीरे धीरे अगर हम देखें तो उनको इस तरह के न्यूज़ या ये चीज़ें, रिफॉर्म्स की चीज़ें, बदलाव वो देखना शुरू करती हैं. क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत आ गई है तो भारतीय समाज में अलग अलग जगह पे बदलाव भी आ रहे हैं, और वो बदलाव किसी भी बालक के या बालिका के जो कैरेक्टर है या सोसाइटी से अलग नहीं हो सकता, उसमें भी असर उसका आएगा. तो एक मराठी फैमिली में पैदा होती हैं, और कन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है, मद्रास प्रेसिडेंसी, उस समय इंडिया ना होके प्रेसिडेंसीज में मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इस तरह से बटा हुआ था, और दूसरे प्रोविंस भी हुआ करते थे. तो इस प्रेसिडेंसी के अंदर वहां पैदा होते. लेकिन इनकी जो फैमिली थी, हर फैमिली वॉज मराठी स्पीकिंग ब्राह्मण, जिसमें भी चित्पावन ब्राह्मण जो माने जाते थे, टेक्निकली ये सबसे सुपीरियर हैं, उस ब्राह्मण फैमिली में होते. तो इनके अंदर एक जो यूजुअली ब्राह्मण फैमिलीज के अंदर ब्राह्मणिज्म जिसको कहेंगे कि सुपीरियरिटी आना, कि हम तो सुपीरियर हैं सबसे, वो उनके आसपास के माहौल में भी थी. अब उनके पिताजी थे, इनके फादर अनंत शास्त्री डोंगरे वॉज, इनका भी नाम जो था रमा डोंगरे था. शुरुआत में अगर बचपन में देखें तो रमा डोंगरे होता है. बाद में जब ये बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, संस्कृत का ज्ञान ले लेती हैं, वेद पुराण, तो उसका नाम चेंज हो जाता है, रमाबाई हो जाता है. वॉज संस्कृत स्कॉलर. इनके पिताजी एक संस्कृत के स्कॉलर थे, विद्वान थे, बहुत ज्यादा संस्कृत जानते थे, और उस विद्वता को ये आगे भी बढ़ाना चाहते थे. और थोड़ा सा कह सकते हैं वो रिबेल भी थे, विद्रोही प्रवृत्ति के भी थे, अलग तरीके से सोचते भी थे, जो समाज की जो परंपरा है उससे अलग सोचने की कोशिश भी करते भी हैं. तो उसमें क्या करते हैं, ही डिसाइडेड टू टीच संस्कृत टू हिज वाइफ विच वॉज रिगार्डेड हेरिटिकल. एक माना जाता था कि धर्म के विरुद्ध है, वो विधर्मी टाइप की चीज है, कि कोई भी अगर जो आदमी इस तरह की चीजें करेगा, संस्कृत को माना जाता था एक प्योर लैंग्वेज, प्योरिटी के साथ जोड़ा दिया गया. क्योंकि अगर हम देखेंगे तो संस्कृत वेदों की भाषा है, तो वेदों की भाषा को शूद्र और महिलाएं या जो भी ब्राह्मण नहीं है वो लोग नहीं पढ़ सकते. तो यहाँ पे इस चीज का असर इनके ऊपर पड़ता है, और इनको गांव से निकाल दिया था, बायकॉट किया था, सोशल बायकॉट इनके पिताजी का. लेकिन ये फिर भी नहीं मानते, और अपनी पत्नी को और बाद में अपने बच्चों को भी, जिसमें पंडिता रमाबाई भी हैं, उनको भी संस्कृत का एजुकेशन समाज से विद्रोह करके देते हैं. तुम देखते हैं किस तरह से समाज से विद्रोह इनका नेचर आ जाता है, और इसका असर पड़ता है जब इनके पिताजी समाज से विद्रोह करके अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को भी, जो जिसमें लड़की भी है, उनको भी संस्कृत की एजुकेशन दे रहे, तो उसका असर पड़ता है. रमाबाई लर्न संस्कृत एंड पुराण्स इन हर डेज. अब क्योंकि उस समय का सिस्टम इतना कॉमर्शियल नहीं था कि आपको हर चीजें आसानी से मिल जाएंगी अगर आपके पास पैसे हैं. तो उस समय का सिस्टम डिपेंडेंसी का था, पूरा गांव एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता था. अब जिस एरिया में रह रहे हैं वहां के लोगों के बिना, जिसमें हम हिंदी में, नॉर्थ इंडिया में कहते हैं हुक्का पानी बंद हो जाने पे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आप डिपेंडेंट होते हैं. तो उस हार्ड डेज में, जो मुश्किल दिन थे, उसमें भी वो संस्कृत का अध्ययन करती हैं, पुराणों का अध्ययन करती हैं, और इनकी जो नॉलेज होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है. और बाद में इनको जब, क्योंकि
गांव वाले तो सपोर्ट कर नहीं रहे, तो ये लोग क्या करते थे, मूव करते थे, इनकी फैमिली और फिर फादर मदर, और वो रिटेशन करते थे, वो पढ़ते थे या बताते थे कि किस तरह से पुराणों में क्या लिखा है, और उसके बदले जो भी दान दक्षिणा मिलती थी उस चीज को वो उससे सरवाइव करते थे। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपनी बेटियों को भी संस्कृत और पुराण का अध्ययन कराया। तो ऑब्वियसली एक ऐसे विद्रोही माहौल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके जीवन पे, उसके आदर्श पे, उनके आइडियाज पे जरूर इसका असर पड़ेगा। तो हम इसको देखते हैं कि और आगे क्या होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर, लेकिन बहुत जल्दी ही उनके पिताजी के और उनके माता जी का देहांत हो जाता है। एट द एज ऑफ 19 बोल रहे हैं कि उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब क्योंकि 19 साल की उम्र में भी इनके पास काफी ज्ञान था। अब ये क्या कहते हैं कि क्योंकि वहाँ के समाज, जो साउथ इंडियन समाज था, चाहे मराठी समाज हो, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो ज़्यादा कंजर्वेटिव समाज था, जो इस चीज़ को, संकीर्ण विचारधारा का समाज था, जो इस चीज़ को पचा नहीं पा रहा था कि एक महिला होकर वो किस तरह से वेद पुराण या संस्कृत का उच्चारण कर रही है, जो कि सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से गलत माना जा रहा है। अब इनके पास ऑप्शन बचता है कि ये कलकत्ता जाती है। कलकत्ता में 1878 में कलकत्ता जाती है। कलकत्ता में एक नया जो ग्रुप बनता है इंटेलेक्चुअल्स का, वो बड़ा मॉडर्न है, वो नई चीज़ों को, और बहुत एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड भी है, लिटरेरी पर्सन्स भी हैं। तमाम सारे लोग वहाँ पे इनका बहुत अच्छा स्वागत करते हैं और उनके जो ज्ञान है उसको अप्रिसिएट करते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं। और लिखा जैसा है कि रिलीजियस एलिट वेलकम्ड हर एंड सी इम्प्रेस्ड देम बाय हर मास्टरी ओवर संस्कृत लैंग्वेज। जो रिलीजियस एलिट भी थे, वहाँ के धार्मिक जो गुरु थे या बड़े लोग थे, वहाँ अगर देखें तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन के धार्मिक गुरुओं ने इनका बहिष्कार किया कि महिला होकर किस तरह से संस्कृत का उच्चारण कर रही है। लेकिन कलकत्ता के अंदर एक तरह से रेनेसा आ चुका था, वहाँ मॉडर्निटी आ चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत के काफ़ी साथ रहते रहते उन लोगों के जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे वो भी आ चुके थे, और वेस्ट में इसकी लड़ाई एक तरह से हो चुकी थी और जीती जा चुकी थी कि महिलाओं को भी इक्वल राइट्स है। वहाँ भी पहले इक्वल राइट्स नहीं थे, औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन वहाँ पे डिबेट के थ्रू और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। जो लोग वेस्ट के टच में थे, यूरोप जाते रहते थे या यूरोपियंस के साथ, उनको ये समझ में आ गया था कि महिलाएं भी बराबर की हकदार है शिक्षा लेने के लिए, या कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो या कोई भी टेक्स्ट पढ़ने के लिए। और कलकत्ता के जो रिलीजियस लीड थे उनका टच वेस्टर्न कंट्रीज भी से भी था, इंटेलेक्चुअल से भी था, वो उनका बहुत, और काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं इनके ज्ञान को देख के, जो संस्कृत के ऊपर या जो मास्टरी थी या जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, चाहे वेद हो पुराण, उनके ऊपर जो मास्टरी थी उससे काफ़ी प्रभावित भी होते हैं वो लोग। सून टुक अप हर सोशल रिफॉर्म एजेंडा एंड ट्रेवल्ड वाइडली। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गई कि ये कुछ ही लोग, चंद लोग ऐसा सोचते हैं जो बराबरी का दर्जा दे रहे हैं महिलाओं को, और साथ ही साथ महिलाओं जैसे दूसरे जो लोग थे, चाहे वो शूद्र हो या ट्राइबल्स हो, वो लोग भी इसी तरह के शोषण का या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का शिकार होंगे। ये चीज़ ये समझती हैं कि जब मुझे पढ़ने में इतनी दिक्कत हुई, जो मैं ब्राह्मण फैमिली की हूँ, जो सबसे सुपीरियर अपने आप को मान रहा है और चित्पावन ब्राह्मण सबसे सुपीरियर, उसके बावजूद जब मुझे पढ़ने में इतनी दिक्कत हुई तो दूसरे शूद्र और दूसरे महिलाओं को कितनी दिक्कत होती होगी किसी और कास्ट की। तो ये सोशल रिफॉर्म लेती हैं कि समाज को सुधारना पड़ेगा, और उस समय लगातार अलग अलग तरीके से समाज सुधार के आंदोलन चल रहे थे। और एक तरीका था समाज सुधार का कि अपील करना ब्रिटिश हुकूमत से कि उस पर कोई कानून बना के ले आए। दूसरी तरफ अवेयरनेस फैलाना, जागरूक करना, और जिसमें अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय लीगल तरीके से बैटल को जीतते हैं, चाहे सती प्रथा के विरुद्ध में बैटल हो या जंग हो, तो उसको लीगल तरीके से जीतते हैं क्योंकि उनका साथ कोई नहीं देता। लेकिन ये क्या कहती हैं, ये लोगों के बीच में जाती, महिलाओं को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, शूद्रों को कन्विंस करने या दूसरे लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। और उसी प्रोसेस में अगर देखें तो इनके शादी और पर्सनल लाइफ भी जो है वो भी एक मिशन की तरह बन जाता है, वो भी एक ऐसा आइडिया बन जाता है कि उससे भी सीखा जाता है। जिन चीज़ों की ये बात कर रहे हैं कि समाज में सुधार होना चाहिए, तो वो बाहर से नहीं, कि वो खुद भी प्रैक्टिस करके अपने जीवन में भी, चाहे वो जाति प्रथा का अंत हो, चाहे महिला शिक्षा का अंत, तो उन सारी चीज़ों की कोशिश अपने जीवन में भी खुद पढ़ती हैं और दूसरों को पढ़ाती हैं। दूसरी तरफ जब जाति प्रथा का अंत करने की बात होती है तो अंतर जाति विवाह भी करती हैं, और